अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नाम से। तो हम लोग जो टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे वो है फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। बेहजाद रज़वी की बुक है और सेकंड एडिशन मेरे पास है, हमारी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे। आप नया एडिशन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, इज़ द सेम थिंग। तो ये 3 क्रेडिट का आपका कोर्स है। 1 क्रेडिट की आपके पास लैब है और 3 क्रेडिट का आपका थ्योरी कोर्स है। आप लोगों को पता है जैसा कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन चल रही हैं यहाँ पे, तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई होप कि विजिबिलिटी क्लियर है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर विजिबिलिटी क्लियर ना हो, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़े बेहतर ट्रेनिंग एड्स यूज़ करने की कोशिश करूँगा जितनी मेरी कैपेसिटी हो सके। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको की पॉइंट्स बता दूं कि आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली करेंगे क्या। इंशाल्लाह देख लो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो इंशाल्लाह हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स का कि ये है क्या एक्चुअली। उसके बाद फिर हम ना थोड़ी सी ज़रा सेमीकंडक्टर की फिज़िक्स पढ़ेंगे। सिर्फ फिज़िक्स ही नहीं, केमिस्ट्री भी बल्कि इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, बड़ी बेसिक लेवल की। और इस फिज़िक्स में हमारे पास क्या कुछ हो सकता है, कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके अलावा फिर हम ज़रा डोपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को पॉज कर दें और अपनी नोटबुक और अपने साथ पेन लाजमी रखें। साथ साथ हैं तो आप मतलब ऑनलाइन बैठे हैं तो ठीक है, लिखते चले जाएँ, इट्स फाइन। तो सबसे पहले हम ज़रा इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक्चुअली है क्या, और इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ़र्क क्या है। ये सबके जहन में एक क्वेश्चन आता है। तो कुछ लोग इसको रिलेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपके पास करंट मिली एम्प्स में या माइक्रो एम्प्स में होता है, जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आपके पास एम्पेयर्स में या इससे ज़्यादा होता है। ये चीज़ आई थिंक एग्जैक्टली जनरलाइज नहीं हो सकती। जो सबसे की डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट का काम सिर्फ और सिर्फ उसको करंट प्रोवाइड करना, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। राइट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिसीजन ले सकता है, वो करंट के लिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का मोहताज है, बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इट्सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखता है। इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड में या जो आगे भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे कोर्सेज भी पढ़ेंगे उसके अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिसीजन ले सकता है तो उसका क्या मतलब है। चलें अब ज़रा हम थोड़ा सा इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। जो आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, व्हेन आई से इलेक्ट्रिक सर्किट दैट मीन्स कि जस्ट करंट प्रोवाइड करना। करंट प्रोवाइड करने के आगे कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कि उसकी वोल्टेज क्या होनी चाहिए, क्या उसमें कोई मतलब इंडक्टर कैपेसिटर का यूज़ है या नहीं है, इस तरह की चीज़ें कुछ और भी आ सकती हैं। बट द मेन थिंग क्या है कि उसे कोई करंट प्रोवाइड करना। और दूसरी तरफ आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट।
इलेक्ट्रिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रेजिस्टर, दूसरा है इंडक्टर और तीसरा है आपके पास कैपेसिटर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? देखो सर, पहला है आपके पास डायोड और दूसरा है आपके पास ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बीजेटी भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमिंग कोर्सेज में बताऊंगा, मैं बताऊंगा या कोई और। बट द मेन थिंग इज इट हैज़ टू बी ट्रांजिस्टर। ये मॉसफेट का सिंबल है, ये बीजेटी का सिंबल है। आई होप कि ये चीज़ें आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ी होंगी, एफएससी में भी। और तीसरा है आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बेसिक कंपोनेंट्स आपके पास ये होते हैं, राइट। अब आप इसको यूँ देख सकें कि ये जो आपके पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले, बल्कि 50-60 तो नहीं, आप यूँ कह लें 1940s में, कंप्यूटर वॉज जस्ट ए कैलकुलेटर। इसका काम था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना। तो उसके लिए पहले वो चार्ज स्टोर करने के लिए वो कैलकुलेशन करते थे कि भाई चार्ज स्टोर करते थे, ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे दैट मीन्स एडिशन, उसमें से चार्जेस कम हो गए दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें यूज़ करते करते इन्होंने इवॉल्व किया है। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, शायद आपने पढ़ा हो इसके बारे में। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी सबसे पहले 1940s में। फिर 1950s में, 40s 50s में ट्रांजिस्टर्स आए आपके पास, बेल लैब्स में वो इजाद हुए। ट्रांजिस्टर को कहा जाता है कि भाई इसने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया। ये बात करें हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। ट्रांजिस्टर्स ये है, हम लोग इंशाल्लाह यहीं से ही स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर से। फिर ट्रांजिस्टर्स को जब एक चिप के ऊपर मोल्ड किया गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को, और उसे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया गया, उसको हम लोग कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, राइट। और आईसी फिर हो गई थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आईसीज को एक चिप के ऊपर मोल्ड किया गया, इसको हम लोग कहना शुरू हो गए माइक्रो प्रोसेसर। ये है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद फिर फिफ्थ जनरेशन में आपके पास VLSI आ जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सिक्स जनरेशन हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं, जो कि आज का दिन है। आप देख सकते हैं आपके विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ करते हैं तो आप शायद कोर्टाना से वाकिफ़ होंगे। असिस्टेंट है आपके पास, ये आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फेस रिकग्निशन कहीं पे है, फेसबुक पे आप देखते होंगे, या इवन कि मैं सैमसंग की डिवाइस यूज़ करता हूँ, इसमें बिक्स भी है मेरे पास। तो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपके पास एप्लीकेशन मौजूद है। अब तो खैर बहुत एडवांस हो चुकी हैं चीज़ें, शायद कोई 7th जनरेशन भी आ गई हो, बाद मेरे में ऐसा नहीं है। ये मेरे पास एक पुराने कंप्यूटर की रैम पड़ी है, इस पर आप देख सकते हैं डिफरेंट चिप्स हैं। दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट। इसी तरह एक बहुत ही पुराना एक मदरबोर्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो तो गई है, लेकिन मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें भी कम बेस चीज़ें तो ऑलमोस्ट वही है। लेकिन बस ये है कि साइज़ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे आप देखें प्रोसेसर का साइज़ इतना है। मैं अगर अपनी HP की नई डिवाइस आपको, जो 10th जनरेशन है, ये अगर आपको खोल के दिखाऊंगा तो गालबन इसके दरमियान में जो है ना, ये जो स्टील का बना हुआ है, ये माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ इतना होगा। तो एनीवेज ये आपके पास एक पैकेज है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का। इसमें ये आपके पास आईसीज लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, और ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर भी है साथ में। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो एनीवेज ये एक आपके पास परफेक्ट एग्जांपल है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। इसको इलेक्ट्रिक्यूट करने के लिए आप पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, इट्सेल्फ वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है।
तो लेकिन जो मदरबोर्ड है, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होती है सारी की सारी, यहाँ पे कैलकुलेशन सारी की सारी यहाँ पे होती है। तो देयर फॉर मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसकी पावर सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रही है। तो आई होप कि ये जो सबसे पहले बेसिक की कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन। अब हम ज़रा इसकी फिज़िक्स की तरफ आते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की तरफ, इसके कुछ बेसिक्स जो है ना वो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, और जो एक एटम का स्मॉलेस्ट साइज है वो ये है कि दरमियान में आपके पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप ये चीज़ आप केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी पढ़ते आए होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 8 आ सकते हैं आउटर शेल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से मुराद ये है कि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। से मुराद ये है कि पहले शेल में आपके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, उससे अगले शेल में आपके पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हो गए 10, और जो सबसे आखिरी शेल है उसमें यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा 11 पूरे करने के लिए। तो देयरफॉर ये जो आखिरी शेल है इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के वो है 1, राइट। सिमिलरली नियॉन जो है आपको पता है ये एक नोबल गैस है या इनर्ट गैस जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर है 10। 10 से मुराद ये है कि इसके क्या हुआ यहाँ पे, जो ये आपके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे इसके 8, क्योंकि यहाँ आउटर शेल में इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये 8 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी तरह अब आपके पास है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। दैट मीन्स कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2, दूसरे में 8, हो गए 10, और आखिरी में 4। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अब हम लोग ज़रा पिछले ज़माने में चले जाते हैं कि जब अभी ये जो सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट है, या आप यूँ कह लें ट्रांजिस्टर अभी बना नहीं है, लेकिन इसकी जो कुछ बेसिक फिज़िक्स थी जब ये चीज़ चल रही थी उस वक्त साइंटिस्ट क्या सोच रहे थे, हम लोग ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। सिलिकॉन लोगों को अब ज़रा इंटरेस्टिंग लगने लगा कि यार ये जो है ना यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश भी है और 4 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में मौजूद भी है, राइट। अब हम ऐसा करते हैं, अब सिलिकॉन का ना एक क्रिस्टल बनाते हैं, राइट, प्योर सिलिकॉन जिसको हम लोग कह सकते हैं। एक दफ़ा मैं ज़रा आपको रिकैप करा दूँ। सबसे पहले हमने
क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ा, ठीक। उसके बाद फिर हमने कहा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं डायोड, ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। फिर मैंने कहा कि अब ज़रा पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। अब हम ये ज़रा फिज़िक्स पढ़े हैं, फिज़िक्स से फिर हम लोग डायोड पे जाएंगे, डायोड से फिर हम ट्रांजिस्टर और फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की तरफ जाएंगे अपने इस कोर्स में। आज हम लोग सिर्फ यहाँ टॉपिंग तक करेंगे, तो ये बस एक छोटा सा मैं रिकैप आपको देना चाह रहा था। अच्छा, अब क्या है, अब हम लोग ज़रा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल बनाने की कोशिश करते हैं कि सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है जिसको हम प्योर सिलिकॉन कहते हैं वो एक्चुअली होता कैसे है। Silicon crystal is a very regular array of silicon atoms placed neatly next to each other. ये कहीं पे लिख रहे हैं, silicon crystal is a very regular array of silicon atoms placed next to each other neatly, right? ये जो अभी मैंने अल्फाज बोले हैं, अब इनको मैं ज़रा एलैबोरेट कर रहा हूँ। आपके पास ये एक सिलिकॉन का एटम है, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स के आने की गुंजाइश भी मौजूद है, ठीक। अभी ये अकेला खड़ा होगा, यहाँ पर एक और सिलिकॉन का एटम आ गया, लेट्स से इसके भी 4 हैं। अब ये इसके बीच में क्या हुआ है, यहाँ पे इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, राइट, कोवलेंट बॉन्ड जिसको आप लोग कह सकते हैं। इसी तरह अगर एक ऊपर आ जाए, इसने भी इधर बॉन्ड बना लिया, अगर इसके नीचे आ जाए, इसने भी बॉन्ड बना लिया, अगर एक यहाँ पे आ जाए, 2 3 4, इसने भी बॉन्ड बना लिया। अब ये जो दरमियान में मैंने सिलिकॉन का एटम लगाया हुआ था, इस सिलिकॉन के एटम के सारे जो आप यूँ कह लें कि वैलेंस शेल में सारे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं, तो ये जो सिलिकॉन है ये स्टेबल हो चुका है। अब इसी तरह आगे जब इनके साथ मज़ीद सिलिकॉन मिलते चले जाएंगे, ये पूरे का पूरा एक आपके पास स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा सिलिकॉन का। इस तरह से मतलब एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये आपके पास सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है। व्हेन आई से क्रिस्टल, क्रिस्टल मीन्स कि एक रेगुलर एरे है सिलिकॉन एटम्स का, जो कि नीटली एक सिस्टम के साथ, एक सिमेट्री के साथ आपस में प्लेस किए गए हैं। अब ये जो सिलिकॉन आपके पास प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ये आपके पास स्टेबल है, ठीक। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इस पूरे क्रिस्टल को ना, मैं इस पूरे क्रिस्टल को मैं इलेक्ट्रिक्यूट कर देता हूँ। दैट मीन्स कि मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप ज़रा सोचें आराम से बैठ के, ऑफलाइन देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके एक दफ़ा बैठ के सोचें कि क्या इसमें से करंट पास हो सकता है। मैं ज़रा आपको थोड़े से हिंट देता हूँ कि करंट कब पास होता है। करंट पास होने का मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। किसी जगह पे कोई मेटल है आपके पास, मेटल के वैलेंस शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये तो एक क्रिस्टल है सिलिकॉन का। क्या
इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो फ्लो करेंगे और मैं कहूँगा कि ये जो है ना इधर करंट पास होगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसी कहानी नज़र आ रही है आप लोगों को? इन माय ओपिनियन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो देयर फॉर सरे दस्त यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर होती है। वो दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि जब आपके पास क्रिस्टल्स का टेम्परेचर राइज कर जाता है, इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उससे फिर ऐसे होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, राइट? अपना बॉन्ड वो ब्रेक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं और वो करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर बढ़ गया, कोई इसको हीट अप किया गया है या कुछ भी किया गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना समहाउ ये टूट गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल आया, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? यस, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करेगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो कर रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा। सेमीकंडक्टर मीन्स के नॉट एज गुड कंडक्टर एज मेटल्स जस्ट लाइक कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एंड नॉट एज बैड कंडक्टर एज इंसुलेटर्स। डायमंड की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है एज एन इंसुलेटर। डायमंड एक प्योर कार्बन क्रिस्टल होता है आपके पास। डायमंड एक बड़ा परफेक्ट किस्म का इंसुलेटर है आपके पास, क्योंकि उसके जो सारे एटम्स हैं कार्बन के वो बॉन्डेड होते हैं। तो इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ये जो एक आध इलेक्ट्रॉन या कम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से यहाँ से गुजरता है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। अभी थोड़ी देर में ये जो हीट करके इसको या टेम्परेचर राइज करके हम ज़बरदस्ती ये जो करंट अंदर से गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी आएगी। स्टे ट्यून, ज़रा सब्र करें, उसकी तरफ हम लोग अभी आते हैं। आई होप कि मैंने कोई पॉइंट मिस ना कर दिया हो। लेट मी सी। चल ठीक है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे पहले आप लोगों के जहन में चार बड़े अहम सवाल आए होंगे। मैं वो जो सवाल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग भी इन सवालों को लिख लें यहाँ पे, और फिर एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को ना एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो बात हुई है यहाँ पे कैसे हो रही है। ये चार सवाल है। अब जो हमारा बाकी लेक्चर रह गया है उस लेक्चर में मैं समहाउ इन्हीं चारों सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा आपके जहन में, और इससे रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए हैं, मतलब जो इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, उन कॉन्सेप्ट्स को भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डू चार्ज कैरियर्स कम फ्रॉम। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स डू वी हैव। तीसरा है हाउ कैन वी मॉडिफाई द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। चौथा है हाउ टू चार्ज कैरियर्स मूव। ये कहीं पे आप लिख लें, वीडियो पॉज करके कहीं पे लिख लें। अच्छा, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है बैंड गैप एनर्जी का, जो कि यूज़ होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यार ये जो चीज़ है कि हीट अप करने से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, कितना करना शुरू कर देता है, इसको सेमीकंडक्टर क्यों कहते हैं, उसकी छोटी सी कैलकुलेशन है। वो छोटी सी जो कैलकुलेशन है ना वो मैं भी आप लोगों के सामने ज़रा रखता हूँ।
बैंड गैप एनर्जी। सुनते रहो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, पहले है मेरे पास सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन के अंदर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है मेरे पास टेम्परेचर और वर्टिकल एक्सिस पे है मेरे पास डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होता है उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी एट सर्टन केसेस इंक्रीज़ करती है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ डिफरेंट होता है, राइट। अगर हम बात करें सिलिकॉन की तो कमो बेश जो प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनाया गया है सिलिकॉन का वो कुछ इस तरह से है, राइट, सिलिकॉन के केस में। लेकिन अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन के नीचे भी एक एलिमेंट आता है, वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कि जर्मेनियम को भी वही प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए जो कि आपके पास सिलिकॉन शो करता है। तो यस, सेमीकंडक्टर की हद तक तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज ही शो करता है, लेकिन इस ग्राफ में जर्मेनियम का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे? जर्मेनियम अभी थोड़े टेम्परेचर पर ही कंडक्ट करना शुरू कर देता है। सिलिकॉन को थोड़ी सी देर लगती है, उसको थोड़ा सा मज़ीद हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जो इस रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर सके, या मतलब ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम का एक डिफरेंट ग्राफ बनने हैं, क्या हम इन डिफरेंट चीज़ों को किसी एक इक्वेशन में मर्ज कर सकते हैं? तो यस, हम लोग कर सकते हैं। वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये इक्वेशन है। ऑल तो हम इसका इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे कि ये कैसे डिराइव हुई, क्योंकि ये मैथमेटिशियंस ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। हम सिर्फ अपने कोर्स की हद तक इसको बेसिक लेवल तक ही समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एन आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये बेसिकली ईटा आई है। ईटा आई मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ईटा आई क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टी है यहाँ पे टेम्परेचर, उसके बाद है, मतलब ये फैक्टर है, ये भी एक पूरा फैक्टर है, टी रेज़ टू पावर 3/2 भी एक फैक्टर है। आगे एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ई जी अपॉन 2 kT, ठीक। ई जी जो है ना आपके पास, ई जी है आपके पास बैंड गैप एनर्जी। बैंड गैप एनर्जी वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है किसी एलिमेंट को, कि अब वो किसी क्रिस्टल को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है जिसके बाद वो कंडक्शन शुरू कर दे, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है आपके पास, हम लोग सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्रिस्टल जब हम उसे बैटरी प्रोवाइड करेंगे तो पहले वो कंडक्ट नहीं करेगा, उसको कुछ ख़ास एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज करे और वो कंडक्शन शुरू करे। वो जो एनर्जी है ना जो उसको चाहिए कंडक्शन शुरू करने के लिए, वो एनर्जी इसकी बैंड गैप एनर्जी कहलाती है, राइट। ये जो आपको ई जी नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास बैंड गैप एनर्जी है, ओके। और ये जो के है
के है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मेरे ख्याल से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आप कई बार यूज़ करते आए होंगे, मैं वैल्यू यहाँ पे देख देता हूँ उसके। वन पॉइंट थ्री एट इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। और इसके अलावा ये जो इजी है आपके पास बैंड गैप एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी आपके पास सिलिकॉन के लिए डिफरेंट होगी और जर्मेनियम के लिए डिफरेंट होगी। अब आप देख सकते हैं बैंड गैप एनर्जी का जो यूनिट है ना वो आपके पास है ईवी, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए ये था 1.2 और जर्मेनियम के लिए ये है 0.67। ठीक, दैट मीन्स कि जर्मेनियम को कम एनर्जी चाहिए कंडक्शन शुरू करने के लिए, सिलिकॉन को निस्बतन ज़्यादा एनर्जी चाहिए कंडक्शन शुरू करने के लिए। सिलिकॉन का ग्राफ बाद में ऊपर जाता है, जर्मेनियम का ग्राफ पहले ऊपर जाता है। दैट मीन्स कि जर्मेनियम को कम एनर्जी चाहिए। एंड बाय द वे अभी मैं डायमंड की बात कर रहा था, डायमंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक इंसुलेटर है, तो डायमंड के लिए यही वैल्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डायमंड का सिंबल अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट डायमंड कार्बन का ही क्रिस्टल होता है, कार्बन इज डायमंड एक्चुअली। तो अगर आप डायमंड के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये बिल्कुल है ना ऐसे ऐसे कहीं जाके प्लॉट होगा। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि परफेक्टली कोई चीज़ इंसुलेटर नहीं हो सकती। हो सकता है आप इसको इतना ज़्यादा किसी चीज़ को टेम्परेचर दे दें किसी टाइम पे वो तंग आके कंडक्ट करना शुरू कर ही दे। यस देयर आर जिसकी इंसुलेटिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट यू नेवर नो कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करे। देयर आर कैलकुलेशंस, कुछ चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। हाउएवर सेमीकंडक्टर के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम